क्या उधार ले आऊं? मादाम सितारा ने एक बार फिर हैरान होकर कहा, जैसे वो इमरान की बात न समझी हो। अरे वही वक्त। तुम कह रही हो ना कि तुम्हारे पास फिजूल वक्त नहीं है। बाहर जाकर किसी से भी ले आओ। हमारे मुल्क में वक्त बर्बाद करने वालों की कोई कमी नहीं है, इमरान ने कहा। फिर वही बकवास, मैं बेहद संजीदा हूँ, मादाम सितारा ने कहा। संजीदा? अरे चेहरा बदलने के साथ साथ तुमने अपना नाम भी बदल लिया है। संजीदा? वाह वाह, संजीदा खातून, बेहद खूबसूरत नाम है, इमरान ने कहा। ब्लैक जैक वापस आ गया है, मादाम सितारा ने अचानक कहा। ब्लैक जैक? ये ब्लैक जैक कौन है और कहां से वापस आ गया है? इमरान ने हैरानी से कहा। उसके चेहरे पर कोई तासुर न देखकर मादाम सितारा ने और ज्यादा होंठ बीच लिए। तुम ब्लैक जैक को नहीं जानते? मादाम सितारा ने कहा। नहीं, ऐसा नाम मेरे दूर नजदीक के किसी रिश्तेदार का नहीं है, इमरान ने कहा। बहरहाल ब्लैक जैक वापस आ गया है और उसके साथ मैं भी हूँ। इस बार हम दोनों तुम्हारी और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की हिलाकत का मिशन लेकर आए हैं। मैं तुम्हें यहाँ इन्फॉर्म करने आई हूँ। तुम अपनी और सीक्रेट सर्विस की हिफाजत का बंदोबस्त कर सकते हो तो कर लो। बाद में ये न कहना कि मादाम सितारा और ब्लैक जैक ने तुम पर और तुम्हारे साथियों पर अचानक और बगैर बताए हमला कर दिया है और तुम्हें दिफा का मौका ही नहीं दिया। मादाम सितारा ने रुके बगैर मुसलसल बोलते हुए कहा। तुम्हारी वापसी देखकर तो वैसे ही मैं 2 लाख हुआ जा रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि छोड़ो जीरो लैंड और ब्लैक जैक को, यहाँ मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारी अपने मुलाजिम सुलेमान से शादी करा देता हूँ। तुम दोनों हंसी खुशी मेरे फ्लैट पर हुकूमत करना, इमरान ने कहा। शट अप, मैंने तुम्हें जो बताना था बता दिया है, अब मैं जा रही हूँ, मादाम सितारा ने गुस्से से उठते हुए कहा। अरे अरे इतनी जल्दी भी क्या है? अपनी कुछ खातिर तवाज़े तो कराती जाओ, इमरान ने कहा। नहीं शुक्रिया, मादाम सितारा ने खुश्क लहजे में कहा। सॉरी मादाम सितारा, मेरे फ्लैट में जो आता है जब तक मैं और मेरा मुलाजिम सुलेमान उसकी खातिर तवाज़े नहीं कर लेते उसे जाने नहीं दिया जाता। बैठो और कुछ नहीं तो कम से कम एक कप चाय ही पीती जाओ, इमरान ने कहा। मैं चाय नहीं पीती, मादाम सितारा ने मुंह बनाकर कहा। कहो तो तुम्हारे लिए बड़ों का जूस निकाल लाओ, इमरान ने कहा। शट अप, मादाम सितारा ने कहा और उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा ही थे कि अचानक उसके पैर लड़खड़ाए। उसने चौंक कर इमरान की तरफ देखा और फिर उसकी आंखें पहलती चली गई। दूसरे लम्हे वो पीछे हटी और फिर सोफे पर गिरती चली गई। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थी। अरे ये क्या? मैंने तुम्हें यहाँ सोने के लिए थोड़ा कहा था, इमरान ने कहा। उसके होठों पर धीमी सी मुस्कुराहट थी। उसके हाथ में एक छोटा सा कैप्सूल था जो वो दानिश मंजिल से साथ लाया था। मादाम सितारा को उठते देखकर उसने सांस रोकते हुए उस कैप्सूल को तोड़ दिया था, जिसके नतीजे में मादाम सितारा फौरन बेहोश होकर गिर गई थी। सुलेमान, इमरान ने सुलेमान को पुकारते हुए कहा और दूसरे लम्हे सुलेमान अलादीन के जीन की तरह अंदर आ गया। जी साहब, सुलेमान ने कहा और फिर मादाम सितारा को सोफे पर ढेर देखकर वो बेख्तियार चौंक पड़ा। ये क्या? ये मोहतरमा यहाँ आराम करने के लिए आई है, सुलेमान ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये खुद आराम नहीं कर रही, इसे मैंने आराम करने के लिए मजबूर किया है। इसका ख्याल रखो, मैं जोसेफ को बुलाता हूँ, वो इसे जीरो हाउस ले जाएगा, इमरान ने कहा। तो सुलेमान ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान कमरे से निकलकर स्पेशल रूम में आ गया। उसने फोन का रिसीवर उठाया और राना हाउस के नंबर प्रेस करने लगा। दूसरी तरफ घंटी बजने लगी। क्या बात है, ये शब्द दिजोर की नाखलफ औलाद फोन क्यों नहीं उठा रहा, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्योंकि जोसेफ दूसरी या तीसरी बेल पर अमूमन फोन रिसीव कर लेता था। इमरान ने क्रेडल पर हाथ मारकर टोन क्लियर की और एक बार फिर नंबर प्रेस करने लगा। फिर बेल बजने की आवाज सुनाई दी, मगर जोसेफ ने फोन अटेंड न किया। इमरान ने एक बार फिर टोन क्लियर की और दानिश मंजिल के नंबर प्रेस करने लगा। X2, राब्ता कायम होते ही X2 की आवाज सुनाई थी। इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। ओ इमरान साहब, आप? मादाम सितारा से मुलाकात हुई आपकी? दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, मैंने उसे बेहोश कर दिया है। मैं उसे जीरो हाउस पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने राना हाउस जोसेफ को कॉल की थी, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा। वो तुम्हें बताकर कहीं बाहर तो नहीं गया, इमरान ने पूछा। नहीं, उसने मुझे कोई कॉल नहीं की, ब्लैक जीरो ने कहा। ओके, मैं मादाम सितारा का कोई इंतजाम कर लो, फिर तुम्हें कॉल करता हूँ, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ का जवाब सुने बगैर उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। फिर वो उठा और कमरे की साइड दीवार के पास मौजूद आहनी अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली और फिर अलमारी का एक बड़ा खुफिया खाना खोलकर उसने खाने में से एक ट्रांसमीटर निकाल लिया। उसने ट्रांसमीटर ऑन किया और टाइगर को कॉल करने लगा। यस टाइगर, ओवर, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज सुनाई थी। इमरान बोल रहा हूँ, ओवर, इमरान ने कहा। यस बॉस, हुक्म, ओवर। टाइगर ने इमरान की आवाज पहचान कर मौद्दबाना लहजे में कहा। तुम फौरन मेरे फ्लैट में आ जाओ, यहाँ एक लड़की बेहोश पड़ी है, उसे उठाकर जीरो हाउस ले जाना है, ओवर, इमरान ने कहा। यस बॉस, मैं पहुंच रहा हूँ, ओवर, टाइगर ने कहा। वो इमरान से गैर जरूरी सवाल नहीं करता था, इसलिए उसने इमरान से उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पूछा था। इमरान ने उसे मजीद हिदायत देकर ट्रांसमीटर ऑफ करके वापस खुफिया खाने में रखा और अलमारी बंद करके तेज तेज चलता हुआ उस कमरे में आ गया जहाँ मादाम सितारा बेहोश पड़ी थी। सुलेमान भी वहीं मौजूद था। होश तो नहीं आया इसे, इमरान ने पूछा। नहीं,
गधे घोड़े बेचकर सो रही है। सुलेमान ने कहा, इसे सोते ही रहना चाहिए, अगर ये जाग गई तो ये हमारे जागे नसीबों को सुला देगी। इमरान ने कहा, जागे नसीबों को सुला देगी? मैं समझा नहीं। सुलेमान ने हैरान होते हुए कहा, नहीं समझो तो अच्छा है, इमरान ने कहा और आगे बढ़कर मादाम सितारा की नब्ज चेक करने लगा। 2 घंटों से पहले इसे होश नहीं आएगा, तुम फिर भी इसे LC1 का इंजेक्शन लगा दो ताकि ये ज्यादा से ज्यादा देर तक बेहोश रहे और टाइगर को इसे जीरो होश पहुंचाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इमरान ने कहा तो सुलेमान ने इस बात में सर हिलाया और कमरे से निकल गया। इमरान चंदला में गौर से मादाम सितारा को देखता रहा, फिर उसे जैसे कोई ख्याल आ गया। ओ, मैंने इसके हाथ के बारे में सोचा ही नहीं। जीरोलैंड वालों ने इसका नया बाजू लगा दिया है। हाजिर गायब होने का जादू दोबारा तो हासिल नहीं कर लिया इसने, इमरान ने कहा और उसका बाजू चेक करने लगा। पिछले केस में उसने मादाम सितारा का बाजू अलग करके अपने कब्जे में ले लिया था। अब मादाम सितारा को नया बाजू लगा हुआ था, जो पहले की तरह फौलादी होने के साथ साथ साइंसी निजाम से आरास्ता नजर आ रहा था। फौलादी बाजू को देखकर इमरान ने बेख्तियार होंठ बीच लिए। मादाम सितारा को जो बाजू लगा हुआ था वो पहले बाजू जैसा ही था, जिसका कोई बटन प्रेस करके वो आसानी से निगाहों से गायब हो सकती थी। इमरान उसकी बाजू का जोड़ देखने लगा। अभी वो मादाम सितारा का बाजू चेक कर ही रहा था कि अचानक उसके नथनों से नागवार सी बू टकराई। उसने फौरन सांस रोकने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। वो उसके दिमाग में चढ़ गई। दूसरे लम्हे इमरान को अपने दिमाग के तमाम रोशन दरीचे बंद होते हुए महसूस हुए और फिर वो लड़खड़ाया और मादाम सितारा के करीब गिरता चला गया। ये तनवीर को आखिर हो क्या गया है? उसने सीक्रेट सर्विस छोड़ने का फैसला क्यों कर लिया है? सफदर ने हैरत भरी नजरों से जूलिया की तरफ देखते हुए कहा, जो मुकम्मल तौर पर नॉर्मल नजर आ रही थी। सफदर और नोमानी को एक्सट्रो ने जूलिया के फ्लैट पर भेजा था, जहां जूलिया के साथ क्रॉस्टी और सालिया को तनवीर बेहोश करके निकल गया था। उन्होंने उन तीनों के चेहरों पर पानी डालकर उन्हें होश दिलाया था, लेकिन होश में आने के बावजूद जूलिया, क्रॉस्टी और सालिहा बेहद कमजोरी महसूस कर रही थी। उन्हें अपने सर चकराते हुए महसूस हो रहे थे। सफदर ने एक्सट्रो को कॉल करके जूलिया और उन दोनों के बारे में बताया तो एक्सट्रो ने जूलिया से बात करते हुए कहा था कि तनवीर ने उन पर एक्स हाई गैस का अटैक किया था। वो खुद को नॉर्मल करने के लिए एक बस्ता पानी पिए। उन्होंने ऐसा ही किया था जिससे उनकी तबीयत संभल गई थी। सफदर और नोमानी बदस्तूर उन तीनों के पास मौजूद थे। तबीयत संभलने के बाद सालिया उन सब के लिए किचन से कॉफी बना लाई थी। वो सिटिंग रूम में बैठे थे। जूलिया का चेहरा बिगड़ा हुआ था। उसे तनवीर के अल्फाज और उसका अंदाज रह रहकर याद आ रहा था, और जिस तरह वो उन तीनों को वहां बेहोश करके निकल गया था, उससे जूलिया को तनवीर पर शदीद गुस्सा आ रहा था। उसका दिमाग खराब हो गया है, और क्या बात हो सकती है? जूलिया ने गुस्से से होंठ चबाते हुए कहा। फिर भी उसने आपको सीक्रेट सर्विस छोड़ने की कोई वजह तो बताई होगी, नोमानी ने कहा। हमने उससे बहुत पूछा था, मगर उसके तो तेवर ही बदले हुए थे। वो हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, क्रॉस्टी ने कहा। चीफ ने उसे गद्दार एजेंट करार दे दिया है और हुक्म दिया है कि हम उसे फौरन जाकर तलाश करें। अगर वो राह रास्त पर आ जाए तो ठीक है, वरना उसे गोली मार दी जाए, जूलिया ने कहा। ओ, कि ये बात तनवीर जानता है, सफदर ने होठ चबाते हुए कहा। हाँ, इसलिए तो वो हमें बेहोश करके यहाँ से निकल गया है, जूलिया ने इस बात में सर हिलाकर कहा। ऐसा करके तनवीर बहुत बड़ी गलती कर रहा है, जिसका उसे अब खमियाजा भुगतना पड़ेगा, नुमानी ने अफसोस भरे लहजे में कहा। हम तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हैं कि अगर तनवीर वाकई गद्दारी पर उतर आया है तो हम उसे हलाक करने का हौसला कहां से लाएंगे, सालिहा ने कहा। गद्दार गद्दार होता है और हर सीक्रेट एजेंट को पहला सबक यही दिया जाता है कि गद्दार अपनों में से हो या गैरों में से, उसे हलाक करते वक्त सीक्रेट एजेंट के हाथ नहीं कांपने चाहिए। गद्दारों से की जाने वाली जरा सी हमदर्दी सबके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, जूलिया ने कहा। फिर भी तनवीर का और हमारा अरसे से साथ है, ये भी तो मुमकिन है कि वो किसी मजबूरी के तहत ये सब कर रहा हो, सालिया ने कहा। क्या मजबूरी हो सकती है उसे, जूलिया ने सर झटक कर कहा। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, सालिया ने कहा। बहरहाल चीफ ने हमें जो हुक्म दिया है, हमें हर हाल में उनके हुक्म की तामील करनी चाहिए। उससे मिलकर हम उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वो समझ गया तो ठीक है, वरना मैं सचमुच उसे अपने हाथों से गोली मार दूंगी, जूलिया ने कहा। तो वो सब चौंक कर उसे देखने लगे। जूलिया के चेहरे पर पथरीली सख्ती थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो जो कुछ कह रही थी उस पर अमल करने का भी हौसला रखती हो। ठीक है, अगर आपने फैसला कर लिया है तो हम भी आपके साथ हैं, सफदर ने कहा। तो चलो, हमें उसकी तलाश में देर नहीं करनी चाहिए, जूलिया ने उठते हुए कहा। तो वो सब उठकर खड़े हो गए। आप जाए, मुझे पहले चीफ को तनवीर के रिस्ट वॉच पहुंचानी है जो वो यहाँ छोड़ गया है, सफदर ने कहा। ठीक है, हम तीनों अलग उसे तलाश करती हैं। तुम और नुमानी उसे अलग तलाश करना। जिसे तनवीर पहले मिल गया वो एक दूसरे को वॉइस ट्रांसमीटर पर कॉल करके बता देगा, जूलिया ने कहा। ये ठीक है, ये हिदायत आप दूसरे मेंबरान को भी दे दे ताकि हम सब एक दूसरे से राब्ते में रहे, सफदर ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। सफदर और नुमानी ने उनसे इजाजत ली और दानिश मंजिल जाने के लिए तैयार हो गए और जूलिया सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को कॉल करने लगी।
उसने उन सबको तनवीर की गद्दारी और जीप का हुक्म सुना दिया था और कहा था कि वो हर मुमकिन जगहों पर तनवीर को तलाश करे और जहां भी किसी को नजर आए उसकी निगरानी करे और फौरी तौर पर वॉइस ट्रांसमीटर पर उसे इत्तला दे। तनवीर की काया पलट पर सभी हैरान थे। जूलिया ने उनकी हैरानी दूर करते हुए उन सबको जीप की हिदायत पर अमल करने को कहा था। आओ अब हम भी चले। जूलिया ने आखिरी कॉल खावर को करके ट्रांसमीटर ऑफ करते हुए उन दोनों से कहा तो उन दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। वो तीनों फ्लैट से बाहर आई। जूलिया ने फ्लैट को लॉक किया और वो रिहायशी प्लाजा से निकलती चली गई। थोड़ी ही देर में वो तीनों जूलिया की कार में थी। जूलिया ड्राइविंग सीट पर थी, साल्या उसकी साइड सीट पर, जबकि क्रॉस्टी पिछली सीट पर बैठ गई थी। वो तीनों अपना असला साथ ले जाना नहीं भूली थी। हम जा कहाँ रही हैं? क्रॉस्टी ने कहा। मेरा ख्याल है हमें सबसे पहले तनवीर के फ्लैट में जाना चाहिए, साल्या ने कहा। क्यों? तनवीर के फ्लैट में क्यों? तुम्हारा क्या ख्याल है तनवीर अपने फ्लैट में होगा? जूलिया ने चौंक कर पूछा। नहीं, तनवीर का अपने फ्लैट में होने का इम्कान तो नहीं है, लेकिन अगर हम तनवीर के फ्लैट से शुरुआत करें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। हो सकता है हमें वहाँ कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे हमें ये पता चल सके कि आखिर तनवीर को यकायक हो क्या गया है, साल्या ने कहा। ओह हाँ, साल्या ठीक कह रही है। तनवीर ने ये सब अचानक तो किया नहीं होगा। हो सकता है वो पहले से ही फ्लैट में अपने प्रोग्राम के ताने बाने बुनता रहा हो। उसके फ्लैट की तलाशी के दौरान हो सकता है हमें कोई ऐसा क्लू मिल जाए जो तनवीर की गुत्थी को सुलझा दे। क्रॉस्टी ने कहा। ये मत भूलो कि तनवीर सीक्रेट एजेंट है। अगर उसने ये सब कुछ बकायदा प्लानिंग से किया है तो उसने अपने पीछे कोई ऐसा क्लू नहीं छोड़ा होगा जो बाद में उसके लिए खतरे का बाज बन सके। जूलिया ने कहा। ये बात भी दुरुस्त है, तनवीर ज़हीन इंसान है, जो भी करेगा हाथ पैर बचाकर करेगा, साल्या ने कहा। तब फिर क्या तनवीर हमें सड़कों पर घूमते हुए मिल जाएगा? क्रॉस्टी ने कहा। अगर तनवीर अपनी कार इस्तेमाल कर रहा है तो उसे तलाश किया जा सकता है, जूलिया ने कहा। वो कैसे? साल्या और क्रॉस्टी ने एक साथ पूछा। हमारी कारों में ट्रैकर लगे हुए हैं और इन ट्रैकर्स के सर्चिंग डिवाइस भी हमारे पास मौजूद हैं। चीफ ने हाल ही में हमारी कारों में ये सिस्टम नस्ब कराए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे की कारों के लोकेशंस को चेक कर सके और जरूरत के वक्त एक दूसरे की मदद को पहुंच सके, जूलिया ने कहा। ओह हाँ, हम ट्रैकर्स को तो वाकई भूल ही गई थी। ऑन करो इसे, अभी मालूम हो जाता है कि तनवीर कहाँ है, साल्या ने कहा। तो जूलिया ने सर हिलाकर डैशबोर्ड के नीचे लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे डैशबोर्ड पर एक छोटी सी स्क्रीन घूमकर बाहर आ गई। उस स्क्रीन के साथ एक छोटा सा कंट्रोल पैनल था। स्क्रीन ऑफ थी। जूलिया ने कंट्रोल पैनल का एक बटन प्रेस किया तो स्क्रीन रोशन हो गई। स्क्रीन पर यकलक आड़ी तिरछी लकीरों का जाल सा फैल गया। लकीरों के उस जाल में चंद सुर्ख नुक्ते हरकत करते दिखाई दे रहे थे। उन सुर्ख स्पॉट्स पर दायरे में बाकायदा नंबर स्पार्क कर रहे थे। तनवीर की कार का नंबर 7 है। उसका ट्रैकर नंबर पैनल पर प्रेस करो। उसकी कार जिस जगह होगी हमें मालूम हो जाएगा, जूलिया ने कहा। तो सालिया ने सर हिलाकर कंट्रोल पैनल पर तनवीर की कार का नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर धमाका सा हुआ और 7 नंबर का सुर्ख स्पॉट तेजी से फैलता चला गया। उसके साथ ही चंद सफेद लकीरें भी बड़ी होती चली गई जिन पर सड़कों के नाम उभर आए थे। तनवीर गुलिस्तान रोड की तरफ जा रहा है। आगे सड़क मार्क व्यू की तरफ जाती है और उस तरफ राना हाउस है। सालिया ने रेड स्पॉट को एक सड़क पर हरकत करते देखकर कहा। राना हाउस? ओ, क्या तनवीर राना हाउस जा रहा है? क्रॉस्टी ने हैरान होकर कहा। लगता तो यही है, जूलिया ने होंठ भींचते हुए कहा। उसने कार मोड़ी और फिर निहायत तेज रफ्तारी से कार राना हाउस की तरफ दौड़ाने लगी। वो राना हाउस से मुखालिफ सिमत में थी। राना हाउस उनसे तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर था। रात का वक्त था, इसलिए जूलिया ने कार फुल स्पीड पर छोड़ दी थी ताकि वो जल्द अज जल्द तनवीर तक पहुंच जाए। मगर राना हाउस पहुंचते पहुंचते उन्हें आधे घंटे से ज्यादा वक्त लग गया था। वो जैसे ही राना हाउस की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ मुड़ी, उन्हें सामने से तनवीर की कार आती दिखाई दी। वो रहा तनवीर, सालिया ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिलाया और कार को तेजी से दाएं तरफ मोड़ लिया। कार के टायर्स जोरदार आवाज से चीखते हुए सड़क पर घिसते और फिर कार सड़क के ऐन दरमियान तिरछी होकर खड़ी हो गई। सामने से तेज रफ्तारी से आते हुए तनवीर ने अचानक पूरी कुव्वत से ब्रेक लगा दिए। उसकी कार के टायर भी तेज आवाज में चीखे और कार सड़क पर घसीटती हुई एक झटके से जूलिया की कार से कुछ फासले पर रुक गई। जैसे ही तनवीर की कार रुकी, उन तीनों ने एक साथ कार के दरवाजे खोले और तेजी से कार से बाहर आ गई और एक दूसरे के करीब जैसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। तनवीर की कार की हेडलाइट्स में उनके चेहरे चमक रहे थे और कार में बैठा हुआ तनवीर उन तीनों को गहरी नजरों से घूर रहा था। तनवीर की कार उनसे 10 मीटर के फासले पर थी और उन तीनों को कार के अंदर जलती हुई रोशनी में तनवीर के चेहरे के उजला पड़कते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर तनवीर को शायद गुस्सा आ गया था। आओ, जूलिया ने कहा और वो तीनों एक साथ कदम उठाती हुई तनवीर की कार की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उन्होंने तनवीर की कार की तरफ कदम उठाए, तनवीर की कार का इंजन कुर्राने लगा। तनवीर का पाँव एक्सीलेटर पर था और वो शायद उन्हें वार्निंग दे रहा था, मगर जूलिया, क्रॉस्टी और सालिया रुके बगैर उसकी तरफ बढ़ी जा रही थी। फिर जब उनका दरमियानी फासला
3 मीटर का रह गया तो अचानक तनवीर की कार हरकत में आई और वो इंतहाई बर्क रफ्तारी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। तनवीर का अंदाज साफ बता रहा था जैसे उसने उन तीनों को कुचलने का इरादा कर लिया हो। ब्लैक जैक अपने आरजी हेडक्वार्टर में मौजूद था। उसकी नजरें एक बड़ी स्क्रीन पर जमी हुई थी जहां एक कमरे के सोफे पर बैठी मादाम सितारा से साफ दिखाई दे रही थी। ये इमरान कहाँ रह गया है? मादाम सितारा से मिलने के लिए वो अब तक आया क्यों नहीं? ब्लैक जैक ने जबड़े भीजते हुए कहा। वो काफी देर से मादाम सितारा को स्क्रीन पर देख रहा था जो इमरान के फ्लैट में मौजूद थी। फ्लैट में उसे इमरान का बावर्ची मिला था जिसने उसे सिटिंग रूम में बिठा दिया था और खुद बाहर निकल गया था। उसने कहा था कि वो साहब को उसके बारे में इत्तला देकर आता है, लेकिन उसे गए काफी देर हो गई थी और न वो लौट कर आया था और न ही वहाँ इमरान पहुंचा था। सोफे पर बैठी हुई मादाम सितारा भी बेहद बेचैन नजर आ रही थी। वो सोफे पर कभी पहलू बदलने लगती और कभी उठकर इधर उधर टहलना शुरू कर देती। फिर उसने कॉल बेल की आवाज सुनकर मादाम सितारा को चौंकते देखा। थोड़ी ही देर में वाकई इमरान वहाँ आ गया। मादाम सितारा को देखकर इमरान के चेहरे पर ब्लैक जैक ने नुमाया फर्क पैदा होते नहीं देखा था। इमरान के चेहरे पर हिमाकतों के डोंगरे बरस रहे थे। इमरान मादाम सितारा के साथ अहमकाना अंदाज में बातें करने लगा जिसे सुनकर ब्लैक जैक बुरे बुरे मुंह बनाने लगा। फिर मादाम सितारा ने जब इमरान को बताया कि वो और ब्लैक जैक उसकी और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की हिलाकत के लिए आ गए हैं, तब भी उसने इमरान को परेशान होते नहीं देखा। न जाने ये किस ढीठ मिट्टी का बना हुआ है, सितारा की किसी भी बात को सीरियस नहीं ले रहा। ब्लैक जैक ने मुंह बनाते हुए कहा। वो एक बार फिर खामोश होकर उनकी बातें सुनने लगा। फिर जब मादाम सितारा इमरान की बातों से जिद होकर जाने के लिए उठी तो ब्लैक जैक ने उसे यकलक ठटकते देखा। मादाम सितारा की आंखें पहली और वो लड़खड़ाकर पीछे हटी और फिर उस सोफे पर गिर गई जिस पर से वो उठी थी। मादाम सितारा को इस तरह गिरते देखकर ब्लैक जैक बेख्तियार उछल पड़ा। ओ ये क्या हुआ? ये सितारा के साथ क्या हुआ है? ये बेहोश कैसे हो गई है? ब्लैक जैक ने हैरतज़दा लहजे में कहा। इमरान जोर जोर से अपने बावर्ची को आवाजें दे रहा था। बावर्ची वहाँ आया तो इमरान ने उसे मादाम सितारा का ख्याल रखने के लिए कहा और उससे कहा कि वो जोसेफ को कॉल करने जा रहा है जो आकर उसे किसी जीरो हाउस में ले जाएगा। तो इमरान ने इसे बेहोश किया है और वो सितारा को जोसेफ के जरिए किसी जीरो हाउस में कैद कराना चाहता है। ब्लैक जैक ने उनकी बातें सुनकर गुस्से और परेशानी से होंठ चबाते हुए कहा। चंद लम्हों बाद इमरान वापस आया और उसने सुलेमान से कहा कि सितारा को जीरो हाउस ले जाने के लिए कोई टाइगर नामी शख्स आ रहा है, वो उसे तवील बेहोशी का इंजेक्शन लगा दे। फिर ब्लैक जैक ने इमरान को बेहोश मादाम सितारा का बाजू चेक करते देखा। नहीं इमरान, इस बार तुम सितारा को बेबस नहीं कर सकोगे और न ही तुम उसे कहीं कैद कर सकोगे। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, बिल्कुल नहीं करने दूंगा। ब्लैक जैक ने हलक के बल गुर्राते हुए कहा। उसने फौरन मशीन के कंट्रोल पैनल के चंद बटन प्रेस किए और एक डायल घुमाने लगा। डायल घुमाते ही उसने डायल के नीचे लगा हुआ एक सब्ज बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही उसने सब्ज बटन प्रेस किया, मादाम सितारा के दाएं कान में मौजूद टॉप से हल्का सा धुआं निकला और ब्लैक जैक ने इमरान को चौंकते देखा। दूसरे लम्हे इमरान लहराया और सर झटकता हुआ मादाम सितारा के सोफे के करीब गिरता चला गया। मेरे होते हुए तुम सितारा का बाल भी बेकार नहीं कर सकते इमरान। सितारा मेरे कंट्रोल में है। मैं चाहता तो सितारा का जिस्म तुम्हारे फ्लैट में किसी बम की तरह ब्लास्ट हो सकता था। उसके साथ साथ तुम और तुम्हारा फ्लैट भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर सकता था, मगर मैं तुम्हें इस कदर आसान मौत नहीं मारूंगा। मुझे अभी तुमसे बहुत से हिसाब चुकाने हैं। तुम्हारी हलाकत होगी जरूर, मगर ऐसे नहीं। तुम्हें जब भी मारूंगा मैं अपने हाथों से मारूंगा। ब्लैक जैक ने गुर्राते हुए कहा। उसने मशीन के चंद मजीद बटन प्रेस किए और एक डायल को घुमाना शुरू हो गया। उस डायल पर एक छोटी सी सुई थी जो थरथरा रही थी। ब्लैक जैक जो डायल घुमा रहा था, सुई की थरथराहट में इजाफा होता जा रहा था। डायल घुमाते हुए ब्लैक जैक की नजरें मुसलसल स्क्रीन पर जमी हुई थी। ब्लैक जैक चंद लम्हे डायल को घुमाता रहा, फिर उसने उसी डायल को किसी बटन की तरफ प्रेस कर दिया। जैसे उसने डायल को प्रेस किया, अचानक मादाम सितारा के फौलादी बाजू से बिजली की लहरें से निकली और मादाम सितारा को जोरदार झटका लगा। मादाम सितारा बुरी तरह उछलकर सोफे पर गिरी थी। कम ऑन, होश में आओ सितारा, ब्लैक जैक ने सितारा को देखते हुए कहा, लेकिन मादाम सितारा की आंखें बंद थी। जबरदस्त शॉक लगने के बावजूद उसे होश नहीं आया था। ये देखकर ब्लैक जैक ने एक बार फिर डायल को प्रेस कर दिया। मादाम सितारा के बाजू में एक बार फिर बिजली की लहरें कौंधी और उसे जोरदार झटका लगा और कमरा अचानक मादाम सितारा की चीखों से गूंज उठा। उसने बुरी तरह से चीखते हुए एकदम आंखें खोल दी। गुड, होश में आओ सितारा, ब्लैक जैक ने उसे आंखें खोलते देखकर कहा। मादाम सितारा का जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। वो एकदम उठकर खड़ी हो गई थी और आंखें फाड़ फाड़ कर अपने बाजू और सोफे के करीब गिरे हुए इमरान को देख रही थी। अहमकों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो सितारा? फौरन निकलो वहाँ से। मैंने इमरान को वक्ती तौर पर बेहोश कर दिया है। अगर उसे होश आ गया तो मसला हो जाएगा। ब्लैक जैक ने स्क्रीन पर मादाम सितारा को देखते हुए चीख कर कहा, लेकिन मादाम सितारा के चेहरे पर कोई तासुर नमूदार न हुआ, जैसे उस तक ब्लैक जैक की आवाज पहुंची ना रही हो।
तुम मेरी आवाज नहीं सुन रही हो, फौरन निकलो वहाँ से। ब्लैक जैक ने एक बार फिर चीख कर कहा। फिर जैसे उसे कोई ख्याल आया, ओ मैं वॉच ट्रांसमीटर पर उससे राब्ता किए बगैर ही चीख रहा हूँ, वो भला बगैर राब्ते के मेरी आवाज कैसे सुन सकती है? ब्लैक जैक ने कहा। उसने फौरन अपनी रिस्ट वॉच का विंड बटन प्रेस किया और उसके डायल को मखसूस अंदाज में प्रेस कर दिया। फौरन ये डायल किसी स्क्रीन की तरह रोशन हो गया। डायल पर मादाम सितारा नजर आने लगी। मादाम सितारा भी चौंक पड़ी थी। उसने फौरन रिस्ट वॉच वाला हाथ ऊपर उठाया। दूसरी तरफ वो भी डायल स्क्रीन पर ब्लैक जैक का चेहरा देख रही थी। यस चीफ, मादाम सितारा ने मुद्दबाना लहजे में कहा। अहमक लड़की, फौरन इमरान के फ्लैट से निकल जाओ। उसने तुम्हें बेहोश कर दिया था। वो तुम्हें फिर किसी जगह ले जाकर कैद करना चाहता था। अगर मैं बर वक्त उसे बेहोश न कर देता तो वो एक बार फिर तुम्हारा मशीनी बाजू अलग कर देता। ब्लैक जैक ने उससे मुखातिब होकर कहा। ओ मगर चीफ, मादाम सितारा ने कहना चाहा। बातों में वक्त जाया मत करो। इमरान ने कॉल करके अपने किसी साथी को बुलाया है जो तुम्हें किसी जीरा हाउस में कैद करने के लिए ले जाने के लिए आ रहा है। इससे पहले कि वो आए तुम फौरन वहाँ से निकल जाओ। ब्लैक जैक ने तेज लहजे में कहा। ओके चीफ, मादाम सितारा ने कहा और इमरान को गुस्सैली नजरों से घूरती हुई तेजी से वहाँ से निकलती चली गई। दरवाजे के बाहर इमरान का बावर्ची भी गिरा पड़ा था। उसके हाथों में एक छोटा सा मेडिकल बॉक्स था। चीफ, अगर आप हुक्म दे तो मैं इन दोनों को यहीं खत्म कर दूं। मादाम सितारा ने रिस्ट वॉच में ब्लैक जैक से मुखातिब होकर कहा। नहीं, अभी नहीं, तुम बस निकलो वहाँ से, हरी अप। ब्लैक जैक ने सख्त लहजे में कहा। तो मादाम सितारा सर हिलाकर तेजी से मुड़ी और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। चंद ही लम्हों में वो दरवाजा खोलकर फ्लैट से निकली और फिर भागते हुए अंदाज में वहाँ से निकलती चली गई। रिहायशी प्लाजा से निकलकर जब मादाम सितारा बाहर आई और सड़क पर अपनी कार में सवार हुई, तब ब्लैक जैक ने सुकून का सांस लेते हुए विजनल वॉच ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसने मशीन पर मौजूद स्क्रीन पर मादाम सितारा को वहाँ से कार निकालते देखकर सर हिलाया और एक बटन प्रेस करके उस स्क्रीन को भी ऑफ कर दिया। इमरान वाकई खतरनाक इंसान है, लेकिन इस बार मैं उसे और उसके किसी साथी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका एक साथी तनवीर तो मेरा वफादार बन चुका है। अब वो जोसेफ को ले आएगा तो मैं उसे भी अपना वफादार बना लूंगा। फिर मैं उनके साथ मिलकर उन सबको हलाक करूंगा। ब्लैक जैक ने कहा। अभी वो सोच ही रहा था कि अचानक मशीन से तेज सीटी की आवाज सुनाई दी। सीटी की आवाज के साथ ही स्क्रीन खुद ब खुद रोशन हो गई और स्क्रीन पर एक फौलादी पर्दा दिखाई दिया जिस पर ZL के बड़े बड़े अल्फाज जगमगा रहे थे। उस फौलादी पर्दे के सामने एक रोबोट नुमा इंसान खड़ा था जिसका चेहरा मुकम्मल तौर पर फौलादी हेलमेट में छुपा हुआ था। हेलमेट पर भी ZL के अल्फाज कुंदा थे। सुप्रीम कमांडर। उस आहनी इंसान को देखकर ब्लैक जैक ने यकलक सीधा होते हुए कहा और फौरन उठकर खड़ा हो गया। ब्लैक जैक। अचानक मशीन से एक खड़खड़ाती हुई आवाज निकली। आवाज किसी मशीनी रोबोट जैसी थी। यस कमांडर। ब्लैक जैक ने मशीन का एक बटन प्रेस करते हुए मुअद्दबाना लहजे में कहा। तुमने अभी तक अपने मिशन की जीरो लैंड में कोई रिपोर्ट नहीं दी। मशीन से रोबोट की आवाज सुनाई दी।